नमस्कार दोस्तों, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबरों में हम देखेंगे जम्मू कश्मीर में आतंकियों से संबंध के आरोप में 11 कर्मचारी बर्खास्त, एलजी ने दिया आदेश। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद वहां पर चीजें तेजी से बदल रही हैं। सुरक्षा बलों के जवान आतंकियों पर कहर बनकर टूट रहे हैं तो सरकारी नौकरियों में जमे गद्दारों को भी ढूंढ ढूंढ कर बेरोजगार किया जा रहा है। प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के आदेश पर विभिन्न विभागों में कार्य कर रहे 11 सरकारी कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। इन कर्मचारियों पर आतंकियों से संपर्क होने का आरोप है। जांच पूरी होने के बाद इन कर्मियों को नौकरियों से निकालने का आदेश जारी कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी रिटायर्ड शेषपाल ने सरकार की इस कार्रवाई का समर्थन किया है। वैद्य ने ट्वीट करके कहा, आतंकियों से संपर्क रखने वाले सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकाल करके जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सही कदम उठाया है। प्रदेश में इस प्रकार के कठोर एक्शन की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी। और आज की दूसरी बड़ी खबर में हम देखेंगे, सीएम योगी ने जारी की यूपी पॉपुलेशन पॉलिसी, बोले ज्यादा आबादी से बढ़ती है गरीबी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति को जारी किया। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर लखनऊ में सीएम योगी के आवास पर एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में जनसंख्या स्थिरता पखवाड़े का उद्घाटन भी किया गया। सीएम योगी ने कहा कि पिछले 4 दशकों से जनसंख्या नियंत्रण पर चर्चा हो रही है। बढ़ती हुई जनसंख्या कहीं न कहीं विकास में बाधक है। ज्यादा जनसंख्या से गरीबी भी बढ़ती है। जनसंख्या नीति जारी करते हुए मुझे खुशी हो रही है। इस नीति में हर तबके का ध्यान रखा गया है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे विश्वास है कि जनसंख्या नीति के ड्राफ्ट को सभी विभागों के समन्वय और सहयोग से लागू किया जाएगा। और आज की तीसरी बड़ी खबर में हम देखेंगे, पाकिस्तान के नापाक इरादे, भारत में अशांति फैलाने के लिए मजदूरों पर हमला करने की योजना बना रहा पाकिस्तान। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान एक बार फिर भारत में अपनी नापाक करतूत को अंजाम देने की तैयारी में है। हालांकि इंटेलिजेंस को उसके इन कामों की भनक लग गई है और इसे लेकर संबंधित एजेंसियों को भी अलर्ट कर दिया गया है। खुफिया जानकारी के मुताबिक आईएसआई के एक ऑपरेटिव ने एक आतंकवादी से उन ट्रेनों को निशाना बनाने के लिए कहा है जिनमें यूपी और बिहार के मजदूर यात्रा करते हैं। हमेशा की तरह इस बार भी निर्देशों को निशाना बनाने की तैयारी है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी के आतंकियों से जुड़ी ऑपरेटिव ने पंजाब में एक आतंकी को टाइमर के साथ बम देने की बात कही है। साथ ही कहा कि वो इसके तारों को जोड़कर उन ट्रेनों में बम लगाए जिनसे यूपी बिहार के मजदूर यात्रा करते हैं, ताकि देश में अशांति फैले। इस संबंध में यूपी और बिहार के सभी थानों को एक पत्र भेजकर उन्हें अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया गया है। साथ ही कहा गया है कि वे रेलवे प्रशासन, रेलवे सुरक्षा बलों और स्थानीय प्रशासन के साथ संपर्क में रहकर लगातार इस स्थिति को लेकर चौकस रहें, ताकि ऐसी आतंकी घटनाओं को रोककर लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके, साथ ही कानून व्यवस्था बनाई रखी जा सके। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पाकिस्तान कई बार देश की शांति भंग करने के लिए ऐसी कोशिश कर चुका है। और आज की चौथी बड़ी खबर में हम देखेंगे, किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक और कदम, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने में जुटी मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार ने अब कृषि फसलों के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने की तैयारी की है। इस सिलसिले में बैठकों का दौर शुरू हुआ है। कृषि और एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी एपीईडीए ने किसान उत्पादकों संगठनों यानी एफपीओ, व्यापारियों, निर्यातकों, कृषि वैज्ञानिकों, उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य संस्थानों के सहयोग से वाराणसी में बैठक कर एक्सपोर्ट की संभावनाओं पर विचार किया। इस बैठक में वाराणसी के 200 से अधिक किसानों ने भाग लिया, जहां कृषि वैज्ञानिकों और प्रमुख संस्थानों के अधिकारियों ने क्षेत्र से कृषि उत्पादकों के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के साथ साथ किसानों द्वारा विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त अच्छी कृषि पद्धतियों यानी जीएपी के पालन के लिए बहुमूल्य जानकारी प्रदान की। किसानों को जीएपी इम्प्लीमेंटेशन, कीट मुक्त खेती सुनिश्चित करने, ताजे फलों और सब्जियों में रोगों की पहचान, पूर्वी उत्तर प्रदेश से कृषि एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने की रणनीति पर भी तकनीकी जानकारी प्रदान की गई। भारत की राजधानी में एजुकेशनल ट्रेनिंग के लिए स्कूल खोलने की इजाजत, लागू होंगे ये नियम। जी हां दोस्तों, दिल्ली सरकार ने अहम फैसला लेते हुए स्कूलों और शिक्षण संस्थानों से जुड़ा एक नया आदेश जारी किया है। ताजा फैसले के तहत अब राजधानी के सभी स्कूलों में 50% क्षमता के साथ स्कूल के ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल का इस्तेमाल किया जा सकेगा। आपको बता दें कि डीडीएमए की ओर से जारी इस आदेश के तहत
दिल्ली में सिर्फ एजुकेशनल ट्रेनिंग जैसी गतिविधियां संचालित करने की इजाजत दे दी गई है। यानी अभी बच्चों की पढ़ाई शुरू होने की तारीख से संबंधित फैसला नहीं लिया गया है। उदाहरण के लिए अब सूबे में दिल्ली पुलिस, आर्मी की ट्रेनिंग या किसी संस्थान की स्किल ट्रेनिंग, कर्मचारियों की ट्रेनिंग और स्कूल कॉलेज से जुड़ी ट्रेनिंग की गतिविधियों के लिए अब DDMA की इजाजत जरूरी नहीं होगी। यानी स्कूल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल एजुकेशनल ट्रेनिंग और मीटिंग के लिए 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे। और आज की छठवीं बड़ी खबर में हम देखेंगे, तीसरी लहर की आशंका के बीच केंद्र का अलर्ट, 8 राज्यों को लेकर जताई चिंता। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह सचिव ने पर्यटन स्थलों और हिल स्टेशनों वाले 8 राज्यों को सतर्कता बरतते हुए कोरोना वायरस के प्रसार से बचने के लिए सख्त कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करने को कहा। केंद्रीय गृह सचिव ने एक बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें हिल स्टेशनों और पर्यटन स्थलों पर कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा की गई। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने इस बात पर जोर दिया कि कोविड-19 की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है, इसलिए सावधानी बरतनी जरूरी है। इस बैठक के दौरान गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में कोविड-19 की मौजूदा स्थिति के प्रबंधन एवं लोगों के टीकाकरण की ताजा स्थिति पर चर्चा की गई। केंद्रीय गृह सचिव ने हिल स्टेशनों और अन्य पर्यटन स्थलों में कोविड उपयुक्त व्यवहार की घोर अवहेलना को दर्शाने वाली मीडिया रिपोर्ट्स के मद्देनजर लोगों से सावधानी बरतने को कहा। उन्होंने विशेष जोर देते हुए कहा कि कोविड की दूसरी लहर का कहर अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्यों को अपनी ओर से पहल करते हुए लोगों द्वारा मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंस और अन्य सुरक्षित व्यवहार के संबंध में कोरोना प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना चाहिए। और आज की 7वीं बड़ी खबर में हम देखेंगे, पीएम नरेंद्र मोदी ने बताया किन्हें कर सकते हैं नॉमिनेट, साथ में की ये अपील। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को लोगों से अपील की है कि देशवासी अपनी पसंद के उन सभी लोगों को पद्म पुरस्कारों के लिए नामित करें जो जमीनी स्तर पर असाधारण काम कर रहे हैं। पीएम ने अपने एक ट्वीट में लिखा कि भारत में जमीनी स्तर पर असाधारण काम करने वाले कई लोग हैं, लेकिन उनके बारे में बहुत से लोग जानते तक नहीं हैं। ये लोग शांत रहकर देश की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने पुरस्कार के लिए वेबसाइट का लिंक साझा करते हुए ट्वीट किया और कहा, भारत में कई प्रतिभाशाली लोग हैं जो जमीनी स्तर पर असाधारण काम कर रहे हैं। अक्सर हमें उनके बारे में ज्यादा देखने या सुनने को नहीं मिलता है। क्या आप ऐसे प्रेरक लोगों को जानते हैं? आप उन्हें पद्म पुरस्कार के लिए नामित कर सकते हैं। नामांकन 15 सितंबर तक खुले हैं। और आज की 8वीं बड़ी खबर में हम देखेंगे, बैकफुट पर आया ट्विटर, माने नए IT नियम, भारत में विनय प्रकाश को बनाया रेसिडेंट ग्रीवियंस ऑफिसर। जी हां दोस्तों, आखिरकार ट्विटर भारत की शक्ति के आगे झुक गया है। उसने न केवल भारत के नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों का पालन किया है, बल्कि उस पर कदम उठाते हुए विनय प्रकाश को भारत के लिए निवासी शिकायत अधिकारी भी नियुक्त कर दिया है। कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर इस बारे में जानकारी दी है। भारत में नए IT नियमों का पालन न करने के कारण ट्विटर लगातार विवादों के घेरे में था। नए IT नियमों के तहत 50 लाख से अधिक यूजर्स वाली सोशल मीडिया कंपनियों को 3 महत्वपूर्ण नियुक्तियां, मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल अधिकारी और शिकायत अधिकारी नियुक्त करने होते हैं। साथ ही ये तीनों अधिकारी भारत के निवासी होने चाहिए। ट्विटर की वेबसाइट पर डाली गई सूचना के मुताबिक अब विनय प्रकाश कंपनी के रेसिडेंट ग्रीवियंस ऑफिसर यानी RGO होंगे और यूजर्स पेज पर दी गई वेबसाइट के जरिए उनसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही इसमें अधिकारी से संपर्क करने का बेंगलुरु का भी पता दिया गया है। इससे पहले ट्विटर ने IT नियमों के तहत धर्मेंद्र चतुर को भारत के लिए अपना अंतरिम निवासी शिकायत अधिकारी नियुक्त किया था, लेकिन चतुर ने पिछले महीने इस्तीफा दे दिया था।